पहले हम पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र मानते थे और ये भी मानते थे कि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। पर बाद में पता चला कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। उस समय हम ये भी नहीं जानते थे कि पृथ्वी के अलावा भी कोई ग्रह है। पर हमारे पूर्वजों ने शुक्र, बुध और मंगल जैसे ग्रहों की खोज कर दी, जो कि आसमान में तारे की तरह चमकते थे। पर हमने उन ग्रहों को सही तरीके से नहीं देखा था। 17वीं शताब्दी में महान खगोलविद यानी एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने अपने टेलीस्कोप से पहली बार बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति ग्रह को ऑब्जर्व किया। धीरे धीरे हमने ये भी जाना कि आसमान में हम जो जगमगाते तारे देखते हैं वो सब सूर्य की तरह ही हैं। पर हम ये नहीं जानते थे कि आसमान में चमकती हर चीज तारा नहीं है, क्योंकि दूर बसी गैलेक्सी भी तारे की जैसे ही दिखती हैं। हमने फिर गैलेक्सी की खोज की, पर हम ये नहीं जानते थे कि आसमान में चमकने वाले तारों के पास खुद के ग्रह हैं। 1917 में पहली बार हमें एक्सोप्लैनेट होने के सबूत मिले। हमारे सौरमंडल के बाहर जो भी ग्रह मिलता है उसे एक्सोप्लैनेट कहा जाता है, लेकिन उस समय ये कंफर्म नहीं हो पाया कि वैन मानिन 2 नाम के तारे के चारों ओर कोई एक्सोप्लैनेट है। पर एक्सोप्लैनेट का असल सबूत हमें अब जाकर मिला, जब 1988 में पहली बार एक पल्सर स्टार PSR B1257+12 नाम के तारे का चक्कर लगा रहे एक प्लैनेट को डिटेक्ट किया गया। लेकिन उसकी कंफर्मेशन हुई 1992 में। 1995 में 51 पेगेसी नाम के स्टार के चारों ओर घूम रहे प्लैनेट पर स्टडी शुरू हुई और तभी पहली बार 51 पेगेसी नाम के तारे के चारों ओर घूम रहे 51 पेगेसी B नाम के एक्सोप्लैनेट की खोज हुई, जो कि जुपिटर के आधे साइज का था और यह अपने तारे के इतना करीब था कि उसका तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था और यह अपने तारे का एक चक्कर 4 दिन में लगा लेता था। ये पहली बार था जब एक ऐसे एक्सोप्लैनेट की खोज हुई जो अपने तारे के कंपोजिशन से ही बना था। आज हम इस एपिसोड में जानेंगे एक्सोप्लैनेट के इतिहास और भविष्य के बारे में। साथ ही हम ऐसे अजीबोगरीब एक्सोप्लैनेट के बारे में जानेंगे जो आपको चौंका देंगे। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं साइंस न्यूज। 1584 में इटालियन फिलोसोफर जोर्दानो ब्रूनो ने एक कोट कहा था, दिस स्पेस वी डिक्लेयर टू बी इन्फिनिट, इन इट आर इन इन्फिनिटी ऑफ वर्ल्ड्स ऑफ द सेम काइंड एज अवर ओन। इसका मतलब ये है कि अंतरिक्ष अनंत है और इसमें हमारी पृथ्वी की तरह अनंत ग्रह हैं। उस समय ज्यादातर लोग ये मानते थे कि सूर्य और चांद पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। वहीं लोग ये भी मानते थे कि तारे भी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। पर उस समय कुछ लोग ही हीलियोसेंट्रिज्म को सही मानते थे और जोर्दानो ब्रूनो उनमें से एक थे। हीलियोसेंट्रिज्म थ्योरी के अनुसार सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं और आकाश के सभी तारे सूर्य की तरह हैं। वहीं 18वीं शताब्दी में महान एस्ट्रोनॉमर फिजिसिस्ट सर आइजैक न्यूटन ने अपनी प्रिंसिपिया नाम की बुक सीरीज में जर्नल स्कोलियम नाम के ऐसे में ये लिखा कि अगर सारे स्टार्स हमारे सोलर सिस्टम की तरह ही हैं, तो उनमें किसी न किसी तारे पर हमारी तरह के प्लैनेट्स होंगे और शायद हमारी तरह के लोग भी। ईस्ट इंडिया कंपनी के मद्रास ऑब्जर्वेटरी में 1855 को विलियम स्टीफन जेकब ने कहा कि बाइनरी स्टार सिस्टम 70 आफियुकाई में एक प्लैनेट होने की संभावना काफी ज्यादा है। फिर 1890 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के थॉमस जेफरसन जैक्सन सी ने अपनी कैलकुलेशन से ये सिद्ध कर दिया कि बाइनरी स्टार सिस्टम 70 आफियुकाई के चारों ओर एक डार्क कलर का प्लैनेट है, जो कि उस बाइनरी स्टार सिस्टम के एक तारे का चक्कर लगाता है और उस तारे का एक चक्कर लगाने में वो 36 साल
पृथ्वी की तरह ही ग्रह होंगे। हो सकता है कि हूबहू पृथ्वी की तरह ना हो, लेकिन पृथ्वी जैसे ही होंगे। हम दूसरे स्टार सिस्टम में एक्सोप्लैनेट्स को खोजकर ये देखना चाहते हैं कि अगर वो स्टार सिस्टम हमारे सोलर सिस्टम जैसा है, या अगर वो स्टार सिस्टम नया नया जन्मा है, तो हम उस पर स्टडी करके ये भी जान पाएंगे कि हमारा सोलर सिस्टम जन्म के समय कैसा था। एक्सोप्लैनेट हमें ये बताएंगे कि क्या पृथ्वी से अलग क्लाइमेट कंडीशन वाले प्लैनेट पर भी जीवन बसा सकते हैं, और अगर हाँ, तो वह जीवन किस तरह का होगा। यही नहीं, एक्सोप्लैनेट की खोज हमें दुनिया के सबसे बड़े सवाल का भी जवाब देगी कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप और केपलर स्पेस टेलीस्कोप जैसे टेलीस्कोप के लॉन्च से पहले एक्सोप्लैनेट्स को खोजना समुद्र के पानी में गुम हुआ ₹1 का सिक्का खोजने के बराबर था। फिर भी हमने कुछ एक्सोप्लैनेट्स को खोजा, लेकिन इन स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च के बाद से ही एक्सोप्लैनेट्स की खोज आसान हो गई। पर उतनी भी नहीं, क्योंकि एक तारा अपने प्लैनेट से बहुत बड़ा होता है, और जहां उस तारे की खुद की लाइट होती है, वहीं उसके प्लैनेट की खुद की लाइट नहीं होती, जिस वजह से होस्ट स्टार की चमक में ही उसके सारे प्लैनेट्स को खोजा जाता है। वह प्लैनेट अपने होस्ट स्टार की लाइट को बहुत ही कम मात्रा में ब्लॉक करते हैं। एक स्टार की लाइट के पास एक्सोप्लैनेट्स को खोजना 10 करोड़ हैलोजन लाइट की रोशनी के बीच एक मक्खी को खोजने के बराबर है। पर उसको खोजने के भी कुछ तरीके हैं। एस्ट्रोनॉमर जानते हैं कि स्टार के सामने उसके प्लैनेट्स की ग्रेविटी की वैल्यू बहुत कम होती है, पर उस ग्रेविटी से प्लैनेट में थोड़ा सा इफेक्ट जरूर आता होगा। वैज्ञानिक तारों के सेंटर ऑफ मास को देखते हैं। अगर उस तारे का सेंटर ऑफ मास उस तारे के एग्जैक्ट सेंटर में है, तो उस तारे के चारों ओर प्लैनेट्स नहीं घूम रहे होंगे। पर अगर सेंटर ऑफ मास उस तारे के सेंटर में नहीं है, तो इसका कारण उस तारे के आसपास कई पिंड मौजूद हैं। उस तारे का सेंटर ऑफ मास उस तारे के सेंटर से जितना दूर होगा, उस हिसाब से उसके चारों ओर बड़ा प्लैनेट होगा। इसे टेक्निक ऑफ डॉपलर मेथड कहा जाता है। और भी कई टेक्निक्स हैं, जिसमें से एक है ट्रांजिट मेथड। जब किसी तारे का प्लैनेट उसका चक्कर लगाते समय हमारी टेलीस्कोप की दृष्टि यानी व्यू और उस तारे के बीच आ जाता है, तो उस तारे की लाइट के बीच हल्की सी हलचल होती है, जिसे ये टेलीस्कोप डिटेक्ट कर लेते हैं। फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन से उस एक्सोप्लैनेट का साइज और मास निकाला जाता है। हम अपने ऑब्जर्वेशन से उस प्लैनेट के बारे में हर चीज पता कर लेते हैं। अगर उस प्लैनेट में सही मात्रा में मीथेन और अन्य ऑर्गेनिक गैसेस जैसे सही मात्रा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो, तो ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि वहाँ पर जीवन की संभावना हो सकती है। यही नहीं, वहाँ जिंदगी होने का अंदाजा इस बात से भी लगाया जाता है कि प्लैनेट अपने स्टार से कितना दूर है। हम उस प्लैनेट पर मौजूद गैसेस के बारे में जानने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लेते हैं। यह मेथड हमें उस प्लैनेट के बारे में बहुत कुछ बताता है। अब हम बात करते हैं अभी तक खोजे गए कुछ अजीबोगरीब एक्सोप्लैनेट्स के बारे में, जिनके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ब्लू प्लैनेट HD 189733b पृथ्वी से 63 लाइट ईयर्स दूर वपेकुला नक्षत्र में मौजूद एक प्लैनेट है। ये पहला ऐसा एक्सोप्लैनेट था जिसका कलर हमने वेरीफाई किया था। इसका रंग कोबाल्ट ब्लू है। इसके ब्लू कलर का होने से आपको लगेगा कि ये एक ठंडा प्लैनेट है, पर यह अपने तारे के काफी करीब है और इसके एटमॉस्फेयर में सिलिकॉन पार्टिकल्स भरे पड़े हैं। यह प्लैनेट अपने तारे से टाइटली लॉक्ड है, मतलब इसके एक साइड में हमेशा दिन और दूसरे हिस्से में हमेशा रात होती है। दिन वाले हिस्से में तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस होता है और इतने तापमान में इसके एटमॉस्फेयर का सिलिकॉन पिघलकर बरसने लगता है, मतलब यहाँ पर कांच की बारिश होती है। प्लैनेट हेल पृथ्वी से 256 लाइट ईयर्स दूर एक प्लैनेट है जो शनि ग्रह से थोड़ा सा छोटा है और इसका नाम HD 149026b है। यह प्लैनेट इतना गर्म है कि इसे तो अस्तित्व में होना ही नहीं चाहिए था। इंफ्रारेड लाइट में ये तारे जैसा चमकता है और इसका तापमान 2040 डिग्री सेल्सियस है और कोई भी प्लैनेट इतना गर्म नहीं हो सकता। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसके इतना गर्म होने का कारण है कि ये प्लैनेट अपने तारे की ज्यादातर लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसके कारण ये ज्यादा चमकदार है। ओशन प्लैनेट
गैस जाइंट बहुत बड़े प्लैनेट होते हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है, पर एक और टाइप के ग्रह होते हैं जिनकी डेंसिटी भी कम होती है, जिन्हें ओशन प्लैनेट्स कहा जाता है। ग्लीस 1214b यानी GJ 1214b नाम का एक प्लैनेट है, जिसे पहले एक रॉकी ग्रह समझा जाता था, पर बाद में पता चला कि इस प्लैनेट में चारों ओर समुद्र है जो कई किलोमीटर गहरे हैं। यह ग्रह काफी गर्म है क्योंकि यहाँ का तापमान 230 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ भाप इतना बनता है कि इस प्लैनेट की कम ग्रेविटी होने के बावजूद भी यहाँ एटमॉस्फेयर बहुत मोटा है और यहाँ भाप जल्दी बनने का कारण इस ग्रह की कम ग्रेविटी है। डायमंड वर्ल्ड 55 कैंकरी ई नाम का एक प्लैनेट है जो कि अपने तारे के काफी करीब है, इतना करीब कि यह प्लैनेट अपने तारे का एक चक्कर 18 घंटे में लगा लेता है। अपने होस्ट स्टार से करीब होने के कारण यहाँ का तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह पृथ्वी से 2 गुना बड़ा और 8 गुना भारी है। इस प्लैनेट में कार्बन भरपूर मात्रा में है। हाई प्रेशर के कारण इस कार्बन ने डायमंड का रूप ले लिया है। इस प्लैनेट में डायमंड की मात्रा पृथ्वी के वजन से 3 गुना ज्यादा है, जिसका कुल कॉस्ट 26 नॉनोलियन डॉलर यानी कि आप 26 के पीछे 30 जीरो लगा दो, इतना है। पल्सर प्लैनेट अब तक के सबसे अनोखे ग्रहों में से एक है पल्सर प्लैनेट। जब एक बड़ा तारा मरता है तो वह सुपरनोवा एक्सप्लोजन में जाता है। उसके बाद एक न्यू बॉर्न स्टार का जन्म होता है या फिर ब्लैक होल का। हम यहाँ न्यूट्रॉन स्टार के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रॉन स्टार इतने डेंस और एनर्जेटिक होते हैं कि ये अपना एक रोटेशन 1.4 मिलीसेकंड में ही पूरी कर लेते हैं। न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार न्यूट्रॉन स्टार के भी प्लैनेट हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने न्यूट्रॉन स्टार PSR B1257+12 के पास 3 ग्रहों की खोज की थी और ये ऐसे एक्सोप्लैनेट थे जिन्हें सबसे पहले खोजा गया था। इसे 1992 में एस्ट्रोनॉमर डेल आफेयल और अलेक्जेंडर वोलोस्चान ने खोजा था। योयो प्लैनेट योयो प्लैनेट वह ग्रह होते हैं जिनकी ऑर्बिट बहुत चौड़ी होती है। मतलब अगर पृथ्वी की जगह कोई योयो प्लैनेट होता तो सूर्य का चक्कर लगाते समय बुध के करीब चला जाता और एक समय बृहस्पति की ऑर्बिट से भी बाहर चला जाता। योयो प्लैनेट्स की ऑर्बिट की वजह से इन ग्रहों में मौसम काफी खतरनाक होता। अगर इन ग्रहों में पानी होगा तो वह तारे के पास जब जाएगा तो भाप बनकर उस ग्रह के एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। वहीं जब यह तारे से थोड़ा दूर जाएगा तो लिक्विड फॉर्म में बरस जाएगा और जब यह तारे से बहुत दूर जाएगा तो सारा पानी जम जाएगा। इस ग्रह में पानी लिक्विड फॉर्म में तब होगा जब यह ग्रह अपने तारे के गोल्डीलॉक जोन में होगा, जहां ना तापमान ज्यादा होगा और ना ही कम। अगर यह प्लैनेट रॉकी प्लैनेट टाइप के होंगे तो यहाँ पर तीनों तरह का मौसम होगा, जहां इंसान का रहना नामुमकिन है। शायद इस प्लैनेट में जीवन के अवशेष भी हों। रोग प्लैनेट ऐसे ग्रह होते हैं जो किसी सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं होते, जो गैलेक्सी में इधर उधर भटकते रहते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने बताया कि 50 बिलियन रोग प्लैनेट इंटरस्टेलर स्पेस में आकाशगंगा के चारों ओर भटक रहे हैं, जो किसी भी होस्ट स्टार की ग्रेविटी से फ्री हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।